हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं जीके यानी राजस्थान जीके का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है आपकी तैयारी में। यानी आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपके चार चांद लगाने वाली तैयारी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्रश्नों का बौछार। यानी प्रश्नों की बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के प्रश्नों की बारिश करने वाला हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपने पहले जीके के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में किसकी सहायता से की गई है? यानी मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र जो आपके जयपुर जोधपुर में है, उसकी सहायता किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की, कनाडा की, रूस की या फिर आपके विश्व बैंक की। यानी ये जो चारों संस्थाएं हैं या फिर देश है, तो इनकी सहायता से इनमें से किसकी सहायता से आपके जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी आपके हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की अगर स्थापना की वर्ष की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 1952। यानी आपके 1952 में इसकी स्थापना की गई थी आपके जोधपुर में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1959 में देखिए, 1959 में काजरी, 1959 में काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। यानी ये क्या है? काजरी। तो यहाँ पर जो संस्थान वर्तमान में क्या करती है, ये कृषि तकनीक हस्तांतरण जो आपके किसानों तक पहुंचाने में दिशा के लिए प्रयासरत रहे। यानी अपने किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित होती है। बिल्कुल, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, चीजें क्लियर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप आपके सामने है, बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई है। तो और वो जो समन्वित बंजर भूमि है, तो उसकी जो विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई, यानी डेट पूछी गई है अपने को, एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगी उसकी? तो 1 अप्रैल 1993, 1 जुलाई 1995, 1 अप्रैल 1995 या फिर 1 जुलाई 1993। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1 अप्रैल 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके थोड़ी डिटेल में जाए, हम इसका थोड़ा ज्यादा अगर इसके बारे में नॉलेज हम अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा कि इसकी स्थापना तो हुई आपके 1982 में, जो आपके प्रश्नों में ऐसा का ऐसा दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि 1982 में इसकी स्थापना की गई है। लेकिन जो ये समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना है वो आपके 1 अप्रैल 1995 को, यानी जो ये विभाग है बंजर भूमि विकास विभाग, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा लैंग्वेज में है कि इसकी स्थापना की गई है 1982 में। पर जो ये परियोजना आरंभ की गई वो कब की गई? 1995। यानी लगभग लगभग देखिए आप 13 साल बाद आपके ये बिल्कुल योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसमें जो आगे अगर थोड़ी और हम देखेंगे कि वही राज्य आपके एकीकृत एकीकृत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पहल परियोजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी परियोजना? पहल परियोजना। बिल्कुल, पहल पहल परियोजना के साथ इसको स्टार्ट किया गया था या फिर प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि को क्या किया गया? शामिल किया गया। कृषि योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि, या फिर हम बोल सकते हैं अयोग्य बंजर भूमि। अयोग्य बंजर भूमि को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके, सूखा और अकाल की बारंबारता में निरंतर कमी होने का क्या कारण है? यानी अगर जो ये सूखा और अकाल की बारंबारता, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि एक छोड़कर एक, दो छोड़कर एक, या फिर ऐसे जो भी इसकी बारंबारता का जो आपके चली आ रही है पहले से, उसकी निरंतर कमी होने का कारण क्या है? वर्षा की कमी, वनों की कमी, जल संसाधनों की घटना या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा आपके बिल्कुल वनों की कमी। यानी वनों को जो दिन भर दिन आपके काटते जा रहे हैं, बिल्कुल आगे जो समय आ रहा है उसमें आपके वनों की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। यानी अभी हम अगर वर्तमान टाइम की बात करें, प्रेजेंट की टाइम बात करें, तो इसमें भी वनों की अत्यधिक कमी हो गई है, जिसके कारण अभी कई कई जगहों पर तो बारिश की अभी बूंदे भी नहीं गिर रही है। वो बारिश आपके या फिर आ रही है तो बहुत बाढ़ के रूप में आ रही है। तो इसलिए जो ये आपके वनों की कमी से ये सभी हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो राजस्थान में मानसून की विफलता ही सूखे का प्रमुख कारण है। मानसून की क्या विफलता आपके सूखे का कारण है। और राज्य में वनों की मात्रा तो पहले से ही काफी कम थी, क्योंकि अपना राज्य क्या है? मरुस्थलीय राज्य है। मरुस्थल होने के कारण पहले से यहाँ पर वनों की कमी है। और ऊपर से साथ ही आपके वनों का जो निर्ममता से जो दोहन किया जा रहा है, यानी उनको लगातार काटा जा रहा है, उनके जो उस भूमि का, वन भूमि का, यानी वन भूमि को उसमें किसमें बदला जा रहा है? या फिर कृषि भूमि में, या फिर इसके साथ साथ बिल्डिंग बनाने में कुछ भी इसका इस्तेमाल करा करा जा रहा है।
या फिर हॉस्पिटल कुछ भी बनाया जा रहा है, पर उसका दूसरे हम ये बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, पर यहाँ पर जो वन था उसको काटा गया है, तो उसका लिए क्या हुआ, हमारा नुकसान ही हुआ है, वो कोई फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि अपने को वन के बारे में अगर हम जाने तो ये सिर्फ वर्षा को ही आकर्षित नहीं करते, यानी वर्षा को तो ये आकर्षित करने का एक काम करते ही है, पर ये जो उपजाऊ भूमि होती है उसका क्षरण, यानी अपन जो वन होते हैं उसमें उपजाऊ भूमि को क्षरण करने की, उपजाऊ उपजाऊ भूमि को जो का क्षरण को रोकने की जो ताकत होती है, को रोकते हैं, कौन रोकते हैं, वन रोकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने सूखा और अकाल को राज्य का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है? यानी राज्य का प्राकृतिक रोग होता है या फिर नेचुरल आपके डिसीज होता है, वो कौन होता है, सूखा और अकाल। ये किस विद्वान ने कहा है? कवि श्यामल दास ने, कर्नल जेम्स टोड ने, सूर्यमल मिश्र ने, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान में सूखे और अकाल की समस्या जो है वो प्राकृतिक रोग है, और टोड के अनुसार राज्य में भीषण अकाल ईसा की 11वीं शताब्दी में बढ़ा था, जो लगभग 12 वर्षों तक बढ़ा था। यानी इनके अनुसार क्या है कि 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, जो लगभग 12 वर्ष तक चला था, यानी 12 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई थी, वो आपके प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 राजस्थान के किस शहर से आरंभ हुई या फिर प्रारंभ हुई? तो हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 के लिए। और राज्य में जो एकीकृत प्रति भूमि, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रति भूमि, प्रतिभूमि विकास योजना राज्य सरकार द्वारा सीडा यानी स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहयोग से, किसके सहयोग से? सीडा, सीडा के सहयोग से, जो है इसको हम बोल सकते हैं स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक, उसके सहयोग से डूंगरपुर जिले में कब शुरू की गई? नवंबर 1991 में, नवंबर 1991 में शुरू की गई थी। और इसका नाम, यह परियोजना किस नाम से जानी गई? पहल परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के एक मध्य में जो भूभाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे हम मेवल के नाम से जानते हैं, और मेवल माही नदी बेसिन का दर्रे का ही भाग है, माही नदी बेसिन के दर्रे का भाग है। अगर आपसे पूछ ले ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जगह, यहाँ पर आपके पूछ ले कि प्रतापगढ़ में माही नदी के जो ये मुड़ने का, यानी ये मुड़ने का जो स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कांठल कहते हैं। बिल्कुल आपके हो जाएगा कांठल। प्रतापगढ़ में जो माही नदी मुड़ती है, यानी एकदम जो यू टर्न लेती है, मोड़ लेती है, उसे हम कांठल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाठी सीरीज क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ये सभी के सभी वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये लाठी सीरीज आपके बिल्कुल रेयर केस में पूछी जाती है, पर पूछी ऐसी जाती है कि आपके लगभग देखिए अनेक प्रश्न पेपर में इसको इसको नहीं पूछा गया है, पर ये कभी कभी पूछी जाती है, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाठी सीरीज क्या है ये पूछा गया है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, अरावली पर्वतीय अंचल है, या फिर थार मरुस्थल अंचल है। यानी लाठी सीरीज क्या है, हमें हम पूछना चाहता है कि इसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए, आपको क्या पता है इसके बारे में? तो ये हो जाएगी आपके भूमिगत जल पट्टी। भूमिगत जल पट्टी मतलब राजस्थान में लाठी सीरीज भूगर्भित जल पट्टी है, जो कहाँ पर है? जैसलमेर के पोखरण में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका एरिया क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर का पोखरण, जैसलमेर के पोखरण से शुरू होकर ये कहाँ तक जाती है? मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक। अगर इसकी सीमा की बात करें हम, या फिर इसकी लंबाई की बात करें, तो ये हो जाएगी लगभग लगभग आपके 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर का इसका एरिया है पूरा, इसे गिरा हुआ है ये जैसलमेर में। और पाकिस्तान के सीमा के सहारे ये एक चौड़ी पट्टी है पूरी, जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। और इसको जो स्थानीय भाषा है यहाँ पर, इसको लिलोन बोलते हैं। लाठी सीरीज को स्थानीय भाषा में यानी मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? लिलोन। बिल्कुल, यहाँ पर आपके ये भी पूछ सकता है कि लाठी सीरीज को आपके मारवाड़ी भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लिलोन कहा जाता है। और इसकी सबसे एक बड़ी विशेषता है वो है कि यहाँ पर सेवन घास का पाया जाना। सेवन घास यानी आपके मरुस्थल में भी देखिए घास पाई जा रही है, सेवन घास। तो सेवन घास कहाँ पाई जाती है? आपके प्रश्न आ सकता है, पहले आया हुआ है कि सेवन घास कौन सी सीरीज या फिर कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो लाठी सीरीज जैसलमेर पोखरण से आपके मोहनगढ़ के बीच में पाई जाती है, इसके स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं। 65 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी बालू का स्तूप मुक्त मतलब क्या हो गया, वहां पर बालू का स्तूप नहीं है, यानी बालू का मरुस्थल को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। आपको पता ही होगा, एक हो जाएगा आपके बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त भाग या फिर रहित भाग, और एक बालू का स्तूप वाला भाग, बालू का स्तूप वाला भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन या फिर फलोदी पोखरन। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है फलोदी पोखरन। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, आपके जैसलमेर के सोहनगढ़ से पोखरन क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। और यहाँ पर जो बालू का स्तूप होते हैं श्रृंखलागढ़ पाए जाते हैं, और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर। मुक्त मतलब क्या हो गया, रहित नहीं, रहित ये इधर आ जाएगा। मुक्त यानी यहाँ पर पाए जाते हैं आपके बालू का स्तूप, और ये कहाँ पर, फलोदी पोखरन में कौन से पाए जाते हैं, आपके तारा बालू का स्तूप, जिसकी ऊंचाई पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि तारा बालू का स्तूप की, तारा बालू का स्तूप की ऊंचाई पूछ ले तो 10 से 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बिल्कुल इंपोर्टेंट रहने वाला है। बीहड़ आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो आपको पता ही होगा कि चंबल बेसिन यानी चंबल के बीहड़ आपके प्रसिद्ध हैं, और आपके राजस्थान में जो पाए जाते हैं बीहड़, वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। और इनका जो बहाव क्षेत्र की बात करें अगर, तो धौलपुर, कौन कौन से जिले हो जाएंगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इत्यादि जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला की सीमा गुजरात के किस जिले से प्रारंभ होती है? ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, पालनपुर, महसाना, गांधीधाम और सूरत, यानी इन चारों जिलों में से कौन से जिले से इनकी अरावली पर्वत श्रृंखला की सीमा लगती है? तो वो हो जाएगा आपके पालनपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसका विस्तार आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। जो इसकी कुल लंबाई, यानी अरावली की अगर आपसे पूछ ले कुल लंबाई कितनी है, तो 692 यानी 692 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये पूरा लंबा क्षेत्र है। और जिसमें से 550 केवल और केवल राजस्थान में ही है, यानी 550 राजस्थान में है, टोटल है आपके 692। यानी देखिए आप, ज्यादा लंबाई आपके राजस्थान में ही है। और जो गुजरात है, गुजरात से ये दिल्ली तक जाती है, यानी पहले गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। और दिल्ली में जो आपके कौन सी आपके जो वो पहाड़ी है या फिर वहां का जो क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली में कहाँ पर खत्म होती है, यानी इसका लास्ट कहाँ पर है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। और मैं बता दूं इसी के साथ कि इस प्रकार अरावली पर्वत का जो 80% है, यानी हम बोल सकते हैं 79.48, यानी लगभग लगभग आपके 80%, लगभग आपके 80% भाग आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है, अरावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखा है। देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने, मुहम्मद नैन्सी ने, दयाल दास ने या फिर नरहरि दास ने। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको आप 100% ठीक लगा लीजिएगा, मार्क लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपके मुहम्मद नैन्सी, यानी आपके इसकी ग्रंथ की रचना किसने की थी? मुहम्मद नैन्सी ने। और मुहम्मद नैन्सी की एक प्रसिद्ध और आपके सर्वख्यात आपके कौन सी एक रचना है? नैन्सीरी ख्यात, नैन्सीरी ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आपको एक कमेंट में इसका आंसर बताना है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ, मुहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? किसने कहा है, ये आपका कमेंट में बताना है। अगर आपको आता है तो जरूर बताएं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो ये प्रश्न आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना होगा। और मैं आपको, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताया कि नहीं आता है, तो मैं आपको वापस बता दूंगा, उसमें उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका भी स्तर आपको पता चलना चाहिए कि आप अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं, आपका रिवीजन कितना कंप्लीट है, आपको टेस्ट देने की जरूरत है, एमसीक्यू की जरूरत है, या फिर अभी नोट्स पढ़ने की जरूरत है। आपका टाइम लगभग अब खत्म होने वाला है, आपके 2 से 2.5 महीने भी अब आपके नहीं बचे हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको रिवीजन भी करना है वापस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके 3 काम है, देखिए 3 काम आपके इसमें परीक्षा में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले होता है आपका सिलेबस, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके सिलेबस।
सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, अभी तक अगर आपको सही सही मैं बता दूं आपको कि आपका अभी तक कौन सा कितना कंप्लीट होना चाहिए था, तो 80% के लगभग, 80% के लगभग अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर लगभग आप 60% के लगभग भी चल रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 60 से 80% अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप सही चल रहे हैं। अगर आपकी सही, ये आपकी सही दिशा है। सिलेबस का आपको पहले कंप्लीट कर लेना है आपके लगभग 2 महीने पहले, यानी अब जो 15-20 दिन बचे हैं, 15-20 दिन बचे हैं आपके 2 महीने के अंतर्गत, उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी आपको 19 जुलाई से पहले पहले 19 जुलाई से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट पूरा का पूरा 100% कंप्लीट करना है। उसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करनी। अगर आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ क्या है, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, मैं इसको बाद में कर लूंगा, या फिर इसकी तैयारी क्या करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये आता है, तो ये आपकी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हाँ, अगर आप कोई और एग्जाम जैसे पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, इसके साथ आपका हो जाएगा। मगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में ये साथ में मैंने पहले पढ़ा हुआ है राजस्थान का इतिहास, मैंने पढ़ा हुआ है राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, मैंने राजस्थान की हिस्ट्री, सॉरी आपके आर्ट एंड कल्चर पढ़ी हुई है, और मैंने सबका सब पढ़ रखा है, तो मैं इसका एग्जाम डायरेक्ट दूंगा और पास हो जाऊंगा। बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 53,729 सीटें हैं, तो ये मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपकी जो कमजोरी है, यहीं पर आपकी कमजोरी नजर आती है, क्योंकि आपके लिए ये दिन अब ज्यादा नहीं है। यानी 2 महीने, आपको 2 महीने में से क्या 1 महीना आपको पूरा रिवीजन में देना होगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कि सिलेबस के आगे क्या होगा, आपके रिवीजन होगा। रिवीजन होगा आपके 1 महीने के अंतर्गत, 1 महीने में आपको 2 बार इसका रिवीजन करना है, यानी अपने पूरे सिलेबस का 2 बार रिवीजन करना है। और उसके बाद में आपका तृतीय चरण या फिर थर्ड स्टेप रहेगी आपका मॉक टेस्ट। आप कोई सा भी सीरीज ले लीजिए, आपका कोई सा भी एमसीक्यू का पीडीएफ ले लीजिए, या फिर कोई सा भी ऐप से, कोई भी ऑनलाइन ऐप से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ही पढ़े, आप कहीं से भी, आप ऑनलाइन आप ऐप से पीडीएफ ले ले, ऑनलाइन टेस्ट दे, और उसके टेस्ट के हिसाब से अपनी योग्यता को जांचे। और अगर आप उसे 1 महीने में अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया टाइम से, रिवीजन कंप्लीट कर लिया टाइम से, तो आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल आपका सरल जाने वाला है, सही जाने वाला है, और आपको सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। तो यहीं से जुड़ जाइए साथियों। आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है, 2 महीने भी आपके रहने वाले हैं। 2 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज से ही शुरू कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, तो बाद में नहीं होने वाली है। आज से शुरू कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न के साथ। ये तो हो गए आपके डिटेल एग्जाम से रिलेटेड, और ये भी बाकी भी एग्जाम से रिलेटेड है, पर ये प्रश्नों से है, और वो थोड़ा अलग से है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। राजस्थान में सबसे कम धर्म अनुयायी बौद्ध धर्म के हैं, जबकि हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। तो हिंदू धर्म के अतिरिक्त किस धर्म के अनुयायी की संख्या सर्वाधिक है? तो जैन, सिख, ईसाई या फिर इस्लाम। यानी ये जो चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैन, सिख, ईसाई या फिर इस्लाम, तो इसमें से आपके करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? आपके इस्लाम, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी जो वाला है, वो बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, कालीबंगा किस जिले में? देखिए ये आपके हो जाएगी सभ्यता वाले टॉपिक से, यानी सभ्यता भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो सभ्यता से भी प्रश्न आना यहाँ पर जरूरी ही था। तो कालीबंगा किस जिले से संबंध रखती है? उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर? बिल्कुल सरल बेसिक प्रश्न है। पर ये प्रश्न मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, ये आपको पता होगा कि हनुमानगढ़ में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर इसकी मैं ये प्रश्न देने के पीछे का कारण ये था कि मैं इसकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता दूंगा। तो कालीबंगा की अगर डिटेल में जाए, तो इसका सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो वो हो जाएंगे आपके अमलानंद घोष। बिल्कुल, इनका नाम क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। कब की थी? सन कौन सा था? 1952। बावन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि 1947 के बाद। 1947 मतलब अपना देश के आजाद होने के बाद पहला, के बाद प्रथम स्थल है जो अपने राजस्थान में खोजा गया, जो राजस्थान में खोजा गया। यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद में जो सबसे पहले खोजा गया था स्थल, वो था आपके कालीबंगा। किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने। और अगर इसका प्रश्न आ जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, तो इसका शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाएं, तो इसका हो जाएगा अर्थ काले रंग की चूड़ियां। बंगा मतलब आपको पता चल रहा होगा कि आपके जो पंजाब है, पंजाबी भाषा में इसको बंगा को चूड़िया कहते हैं। काले रंग की चूड़ियां।
नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपके हनुमानगढ़ में है और एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है। और कालीबंगा में उत्खनन में आपके अवशेषों में जैसे आपके तांबे से निर्मित औजार मिले हैं। औजार, हथियार, मूर्तियां। मतलब ये सभ्यता क्या अपने को उदाहरण दे रही थी कि ये यहाँ से मानव मानव क्या कर रहे थे, प्रस्तर युग से, ये प्रस्तर युग यानी आपके पाषाण काल से युग में, यानी ताम्रकाल में प्रस्तर युग से ताम्रयुगीन सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपके कंप्लीट हुए। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था थी तो यहाँ पर नालियों की सबसे अच्छी व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था। पक्की ईंटों के काम मिले हैं। पक्की ईंटों के काम। और साथ ही साथ यहाँ पर एकल परिवार होता था। बिल्कुल, ये पूरा आपके कालीबंगा का लगभग लगभग आपके एग्जाम में आने वाला सभी कुछ मटेरियल है, एक पूरा कंटेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, ऐतिहासिक महत्व का स्थल मानगढ़ राजस्थान किस जिले में है? तो आपके राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, नागौर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर? मानगढ़ के बारे में पूछा गया है, आपके ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, तो वो कहाँ पर हो जाएगा आपके? बिल्कुल आपके हो जाएगा बांसवाड़ा में। मानगढ़ से आप एक घटना का रिलेट करवा रहे होंगे कि घटना कौन सी है आपके? मानगढ़ धाम हत्याकांड। मानगढ़ धाम कांड ये आपके कब हुआ था? 1913 में, 17 नवंबर 1913 में। 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर एक घटना हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने 1500, लगभग 1500 से अधिक, 1500 से प्लस आदिवासियों को यहाँ पर जान ले ली थी इन्होंने गोलीबारी करके। और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बागड़ की मानगढ़ पहाड़ी आदिवासी अस्मिता और उनके ऐतिहासिकता, जो उनका बलिदान है उसका स्मारक है। बिल्कुल, मानगढ़ धाम आपके आदिवासियों के लिए प्रमुख जो आपके ऐतिहासिक बलिदान हुआ था उसका एक स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान के वे कौन से संत थे? वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा संत रेदास, संत चरणदास जी, संत धन्ना जी, संत रजब जी। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होने वाला है बिल्कुल संत धन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अमर भक्त कवियत्री मीराबाई का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से एक, बाकी तीनों तो आपके सही हो जाएंगे, एक यहाँ पर गलत होने वाला है। तो वो गलत वाला कौन सा हो जाएगा? कि वो निर्गुण भक्ति धारा की कवियत्री थी। बिल्कुल, यहाँ पर निर्गुण नहीं होने वाला है, सगुण, यानी आपके वो मूर्ति पूजा यानी अपने कृष्ण जी की भक्त थी। कृष्ण जी की भक्त थी। बाकी तीनों आपके करेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाबू जी को अवतार माना जाता है किसका? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है आपके भरत का अवतार माना जाता है। बाल्यावस्था से ही अत्यंत वीर और पराक्रमी थे और नारी सम्मान, गौरक्षा, शरणागत वत्सलता उनके विशिष्ट गुणों में थे और उनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बिल्कुल, भरत नहीं, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लोक देवता गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थलों में से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर एक गलत हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है आपके? बिल्कुल पावंता अजमेर, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता बिग्गा जी का जन्म जंगल प्रदेश आपके बीकानेर के एक जाट परिवार में हुआ था। राज्य में कौन सा समाज उनको अपना कुल देवता मानता है? जाट समाज, जाखड़ समाज, मिर्जा समाज या फिर गुर्जर समाज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जाखड़ समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? अजमेर, जैसलमेर, चूरू या फिर नागौर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चूरू। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।